नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका इस फिज़िक्स के सेशन में जिसमें हम काफ़ी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। मैं डॉक्टर योगिता श्रीमाली, आपकी फ़िज़िक्स टीचर। आपको काफ़ी टॉपिक्स समझ में आए होंगे और थोड़ा बहुत अब आपका फ़िज़िक्स को लेके जो फ़ियर था वो कम भी हुआ होगा, क्योंकि फ़िज़िक्स इतनी टफ़ नहीं है। समझ में अच्छे से आ जाए, आपका एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो फिर आराम से आप उसको कर लेंगे। इवन मैं कहूँगी कि मार्क्स स्कोरिंग है। आप केमिस्ट्री में जो इक्वेशंस लिखते हैं, अगर उसमें कहीं गलती हो गई, इक्वेशन पूरी गड़बड़ हो जाती है, पूरा गलत हो जाएगा। तो केमिस्ट्री में, बायो में मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर फिज़िक्स में आपने डेरिवेशन पूरा सही किया, फिगर आपने अच्छे से बनाया, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। क्योंकि फिज़िक्स में लिखना इतना नहीं पड़ता है। आप लोगों ने देखे होंगे, मेरे जितने भी लेक्चर्स देखे होंगे, मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं लेक्चर्स के अंदर, उसमें भी आपने देखा होगा रिटर्न कंटेंट बहुत कम होता है। मैक्सिमम या तो डेरिवेशन होगा या फिगर होगा, तो उससे हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एग्जामिनर डेरिवेशन देखेगा, आपके डायग्राम देखेगा, फुल मार्क्स दे देगा, थ्योरी नहीं देखेगा। तो फिज़िक्स में आप फुल मार्क्स ला सकते हैं, मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना है, आपका इंटरेस्ट डेवलप करना है, फिज़िक्स में आपका डर निकालना है और आपको मेहनत करनी है। ठीक है। लास्ट लेक्चर तक हमने सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसके टाइप्स कितने हैं, वो हमने डिटेल में पढ़ा था। हमने पढ़ा था सेमीकंडक्टर मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच की होती है। उनका जो एनर्जी गैप होता है, उनका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, वो भी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है। उसकी वैल्यू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वेरी कर सकती थी। सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक वापस से 2 टाइप के होते हैं, पी और एन। ये सब हम डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। ठीक है। आज हम लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, 100% क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है। वो है हमारा, हमने जो पी और एन पढ़ा उसका यूज़ क्या है। हमने जो पी और एन पढ़ा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, हमने वो क्यों पढ़ा, उसका यूज़ क्या है। तो जब P और N को जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, PN डायोड बन जाता है। PN जंक्शन डायोड बन जाता है। तो बेसिकली जो हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं वो डायोड पढ़ रहे हैं। जब एक P टाइप और N टाइप को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, PN जंक्शन डायोड बन जाता है। ठीक है। कैसे बनता है उसको हम समझते हैं फिगर के अंदर। पहले हम उसकी लैंग्वेज देख लेते हैं कि हमें लैंग्वेज में क्या लिखना होता है, फिर हम इसका फिगर समझेंगे अच्छे से, क्योंकि थोड़ी बहुत लैंग्वेज तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है। पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पी टाइप वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं और साथ में एक्सेप्टर एटम होते हैं 13th ग्रुप के। ठीक है। एन टाइप वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, होल्स कम होते हैं और उसमें डोनर एटम्स होते हैं। वो कौन से होते हैं, 15th ग्रुप के होते हैं। ये जो एक्सेप्टर और डोनर एटम्स होते हैं ये इमोबाइल होते हैं, अचर होते हैं, ये घूम नहीं सकते हैं, जहाँ पड़े हैं वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। लेकिन जो होल और इलेक्ट्रॉन हैं वो मूवेबल होते हैं, मोबाइल कैरियर्स होते हैं जो घूम सकते हैं। और इनके घूमने के कारण ही, इनके प्रवाह के कारण ही किसी सेमीकंडक्टर के अंदर धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि होल से इलेक्ट्रॉन की तरफ धारा का प्रवाह होता है। ठीक है। चलिए, पी और एन जंक्शन क्या है, पी और एन संधि क्या है, पहले हम वो समझते हैं। तो ये हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये हमारे पास एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने होल बनाए। हम फिगर में केवल मेजॉरिटी कैरियर्स को बताएंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स को नहीं बताएंगे, क्योंकि धारा का प्रवाह जो होता है वो मुख्यतः बहुसंख्यक आवेशों के कारण ही होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण ही होता है। तो पी टाइप में होल्स होते हैं मेजॉरिटी में, इसलिए हमने केवल होल बताए हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हमने केवल इलेक्ट्रॉन बताए। ठीक है। अब क्या होगा, जब हम एक पी टाइप और एक एन टाइप को पास में लाएंगे तो जंक्शन बनेगा। जैसे मान लिया ये मेरा पास एक पी टाइप मटेरियल है और ये एक एन टाइप मटेरियल है। पी टाइप में होल्स हैं और साथ में हमारे पास
जो 13th ग्रुप के एक्सेप्टर एटम्स हैं वो भी हैं, मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ उनको, ठीक है, इस तरह से ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एन टाइप में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे और साथ में यहाँ पे डोनर एटम्स होंगे, मैं उनको डी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब जैसे ही एक पी और एन को जोड़ा जाएगा तो ये जंक्शन बनेगा, किसी दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो जॉइंट बनता है ना, जंक्शन बनता है ना, तो यहाँ पे जंक्शन बनेगा। इस जंक्शन पे विसरण प्रक्रिया होगी। विसरण प्रक्रिया क्या होती है, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ अपने आप किसी चीज का फ्लो होना, उसके लिए किसी एक्सटर्नल एफर्ट की, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती है। आपने अगरबत्ती कमरे में एक कोने पे जलाई, उसकी खुशबू अपने आप पूरे कमरे में फैल जाएगी, आपको अगरबत्ती को पूरे कमरे में लेके घूमने की जरूरत नहीं है। लेकिन लाइट, अगर टॉर्च से आप लाइट जला रहे हैं तो जिस तरफ आप लाइट जलाएंगे उसी तरफ रहेगी, लाइट को आपको जहां दिखाना है उसको मूव करना पड़ेगा। लेकिन अगरबत्ती में क्या हो रहा है, जो उसकी खुशबू है वो अपने आप पूरे कमरे में फैल रही है। तो ये विसरण प्रक्रिया है, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ अपने आप किसी चीज का फ्लो होना, इसको विसरण कहा जाता है। तो जब एक पी टाइप और एन टाइप को जोड़ा जाता है तो सबसे पहले विसरण प्रक्रिया होती है। पी से इलेक्ट्रॉन्स, पी से होल्स एन में जाएंगे और एन से इलेक्ट्रॉन्स पी में आएंगे, क्योंकि पी में होल ज्यादा थे तो वो एन की तरफ जाएंगे और एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तो वो पी की तरफ आएंगे। तो जंक्शन के पास में एक ऐसा रीजन बन जाएगा जिसमें एक होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ रिकम्बाइंड हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, और जंक्शन के पास के रीजन में केवल इमोबाइल एटम्स जो हमने 13th और 15th ग्रुप के मिला है वही रह जाएंगे। हम डायग्राम से इसको समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये इसका डायग्राम है। हर चीज में मैं आपको यही कहती हूँ, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायग्राम अगर है तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा और एक्सटर्नल को भी अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा कौन सा रीजन है, एन रीजन है। जो लेफ्ट साइड है इसमें एन रीजन है और जो राइट साइड है उसमें पी रीजन है, ठीक है। अब जो हमने ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाए हैं ये क्या कहला रहे हैं, हमारे डोनर और एक्सेप्टर एटम्स कहला रहे हैं। तो जो जंक्शन के पास, ये जंक्शन है हमारा, जंक्शन के पास के रीजन में कोई भी होल और कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन और होल है उनका अवक्षय हो जाएगा, क्योंकि होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर न्यूट्रल हो गए। लेकिन इस रीजन में जो भी हमारे इमोबाइल एटम्स थे, इमोबाइल कौन से थे, जो 13th ग्रुप के और 14th ग्रुप के थे, सॉरी 15th ग्रुप के थे, वो हमारे इमोबाइल थे, वो प्रेजेंट रह जाएंगे। डोनर एटम और जो हमारे एक्सेप्टर एटम्स है वो इसके अंदर रह जाएंगे और वो हमारा क्या बन जाएगा, ये एक्सेप्टर है, डोनर और एक्सेप्टर एटम्स हमारे पास रह जाएंगे और वो इसके अंदर बिना हिले रह जाएंगे। अब एक तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक कैपेसिटर की तरह काम करने लग जाएगा ना, एक संधारित्र की तरह काम करने लग जाएगा। और संधारित्र की प्लेटों के मध्य अगर डी दूरी होगी तो यहाँ पे एक विभव भी उत्पन्न होगा, या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रीजन बना, जिस रीजन में किसी भी तरह के कोई कैरियर्स नहीं होते हैं, इस रीजन को क्या कहा जाता है, अवक्षय क्षेत्र कहा जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन बताइए, तो आपको यही डायग्राम बना के उसी तरह से लैंग्वेज लिख के आनी है। लैंग्वेज क्या लिखनी है वो भी आपको मैं बताऊंगी। ये डायग्राम है जिसमें हमने समझाया है कि जब एक पी टाइप एक एन टाइप पे पास लाए, संधि बनी, संधि के पास के जो कैरियर्स है उनमें विसरण हुआ, पी के होल एन में गए, एन के इलेक्ट्रॉन पी में आए, दोनों रिकम्बाइंड हो गए। जंक्शन के पास का जो रीजन है उसमें से सारे कैरियर्स का, बहुसंख्यक आवेशों का क्षय हो गया। उस रीजन में केवल डोनर और एक्सेप्टर इमोबाइल एटम्स रह गए। ये एक कैपेसिटर की तरह काम करेंगे, संधारित्र की तरह काम करेंगे, जिस कारण से यहाँ पे एक विभव उत्पन्न होगा। उस विभव को कहा जाता है रोधी का विभव, बैरियर पोटेंशियल। ये बैरियर पोटेंशियल और कैरियर्स को आने से रोकेगा। जैसे कि किसी पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, आराम से फ्लो हो रहा है, उसके बीच में एक पत्थर रख दिया जाए तो क्या होगा, पानी का फ्लो रुक जाएगा। अब अगर पानी का फ्लो करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो उस पत्थर को हटाना पड़ेगा या फिर पानी का लेवल उस पत्थर की हाइट से ऊपर करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से दीवार बन गई है, एक पत्थर है, एक दीवार है। ये दीवार क्या कर रही है, कैरियर्स को और
जंक्शन को क्रॉस करने से रोक रही है। जब तक कैरियर क्रॉस कर रहे थे तब तक तो करंट मिल रही थी, जैसे ही बैरियर बन गया, पोटेंशियल बैरियर बन गया, उसने कैरियर्स का आउटफ्लो स्टॉप कर दिया। अब इसमें हमें किसी तरह की कोई धारा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा रोधी का विभव बन गया जो कैरियर के फ्लो को रोक रहा है। और ये रीजन, जिस रीजन में कोई भी बहुसंख्यक आवेशवाहक नहीं है, इस रीजन को क्या कहा जाता है? अवक्षय क्षेत्र कहा जाता है, डिप्लीशन रीजन कहा जाता है। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है वो समझते हैं थोड़ा सा। ये है, जब एक पी प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल को किसी विशेष संधि द्वारा एन प्रकार के अर्धचालक के साथ जोड़ा जाता है तो पीएन संधि, जहां दोनों जुड़े वहां पे क्या बन जाती है? पीएन संधि बन जाती है। ये पीएन संधि बन गई। कहाँ गया? अर्धचालक जोड़ा जाता है, पीएन संधि कहलाती है। ठीक है, इस संयोजन के वैद्युत लक्षण डायोड वॉल्व की तरह भांति काम करते हैं और ये हमारा पीएन डायोड कहलाएगा। इस डायोड का सिंबल सर्किट में जब भी हम बनाएंगे तो इतना बड़ा ये सर्किट थोड़ा ना बनाएंगे, ये थोड़ा ना बना के आएंगे, वहाँ हमारे पास एक छोटा सा सिंबल होना चाहिए। तो डायोड का सिंबल होता है, ये पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे और फिर उसके पास एक लाइन खींच देंगे। तो ये जो ट्राइंगल है ये पी टाइप को बताती है जो एनोड की तरह काम करती है, और ये जो लाइन है ये एन टाइप को बताती है जो कैथोड की तरह काम करती है। ठीक है, तो ये एक सिंबल है जिसको आगे जब भी हम डायोड की बात करेंगे हम यही सिंबल बनाएंगे, इस तरह का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब प्रोसेस क्या होता है, डिप्लीशन रीजन बनने का प्रोसेस क्या है वो हम समझते हैं कि डिप्लीशन रीजन कैसे बनता है। संधि के दोनों ओर कोटर तथा चालक, कोटर मतलब होल और चालक इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ये परस्पर क्या करते हैं? विसरण करते हैं, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण संधि को पार करते हैं, जिससे अधिकांश आवेशवाहक परस्पर संयोग करके नष्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस करते हैं। इंग्लिश में इसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। आप इतनी लैंग्वेज नहीं लिखना चाहते हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जहां संधि के पास के जो इलेक्ट्रॉन और होल है वो आपस में रिकम्बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, जिससे संधि के पास एक परत बन जाती है जिसके अंदर किसी भी तरह के कोई बहुसंख्यक आवेशवाहक नहीं होते हैं, उसको अवक्षय परत कहा जाता है, डिप्लीशन लेयर कहा जाता है। ठीक है, अवक्षय परत की जो मोटाई होती है लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर की होती है। इसमें किसी भी तरह के कोई कैरियर्स नहीं होते हैं, आवेशवाहकों का स्थानांतरण बंद हो जाता है। जैसे अवक्षय क्षेत्र बन गया, एक बार का डिप्लीशन रीजन बन गया और कैरियर्स का फ्लो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि यहाँ पे एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? विभव प्राचीर कहते हैं। रोधिका विभव के नाम से भी जाना जाता है, इसको बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। रोधिका विभव VB से जनरली इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए पीएन संधि के निर्माण को समझाइए और अवक्षय क्षेत्र की, पीएन संधि की संरचना को समझाइए और अवक्षय क्षेत्र के निर्माण को समझाइए, तो आपको पूरी इस तरह की लैंग्वेज बनानी है, पूरी लैंग्वेज लिखनी है और फिगर बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है ये भी हमने कर लिया। इसके बाद हम लेते हैं हमारा जो हमें नेक्स्ट करना है बाइसिंग। बाइसिंग क्या होती है? जैसा अभी मैंने आपको पीछे एक स्लाइड में बताया था कि जैसे ही अवक्षय क्षेत्र बन जाता है, डिप्लीशन लेयर बन जाती है, कैरियर्स का और फ्लो रुक जाता है। अब अगर कैरियर्स का फ्लो रुक जाएगा तो करंट का फ्लो रुक जाएगा। अब वो किसकी तरह काम करेगा? इंसुलेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, अब उसके अंदर किसी भी तरह की कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अगर हमें उसके अंदर और धारा प्रवाहित करवानी है तो हमें उसके साथ एक एक्स्ट्रा बैटरी लगानी पड़ेगी। ये जो एक्स्ट्रा बैटरी लगाने का प्रोसेस है इसी को ही क्या कहा जाता है? बायसिंग कहा जाता है, बायस करना कहा जाता है, बायसिंग कहा जाता है। बैटरी लगाई, एक्स्ट्रा बैटरी बाहर से लगाई, उसको क्या कहते हैं? बायसिंग कहते हैं। जब तक कोई बाहर से वोल्टता नहीं दी जाती है तो वो शून्य बायस कहलाता है। शून्य बायस की स्थिति में
एक बार का डिप्लीशन लेयर बन जाएगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा क्योंकि कैरियर्स का फ्लो रुक गया है। ठीक है, अब जो बाइसिंग होती है वो दो तरह की होती है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, इसको फॉरवर्ड बाइसिंग कहा जाता है, अग्र अभिनीत या अग्र बाइसिंग कहा जाता है। दूसरी रिवर्स बाइसिंग होती है जिसको पश्च बाइसिंग या पश्च अभिनीति कहा जाता है। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या हुआ, हमारा ये डायोड है, इसका ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। अगर मैंने डायोड की पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा, एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा, तो ये मेरे कहलाएगी फॉरवर्ड बाइसिंग। सेम पॉलरिटी से जोड़ा, पी पॉजिटिव है उसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा, एन नेगेटिव है उसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा, तो वो क्या कहलाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाएगी। इसी तरह से रिवर्स बाइसिंग क्या हुई, अगर मैंने उल्टा जोड़ दिया, मैंने P को नेगेटिव से जोड़ दिया और N को पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो ये रिवर्स बाइसिंग कहलाएगी। अब होगा क्या, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा और रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि हमने जब फॉरवर्ड बाइस किया तो उससे क्या हुआ और जब हमने रिवर्स बाइस किया तो उससे क्या हुआ। ये है सबसे पहले हमारा फॉरवर्ड बाइस, अग्र बाइस। क्या किया हमने, जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने N से जोड़ा, क्योंकि N नेगेटिव होता है। जो ये छोटी लाइन होती है ना, इसको नेगेटिव कहा जाता है, और जो बड़ी लाइन होती है इसको पॉजिटिव कहा जाता है। ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर मैंने सिर्फ एक ही बनाया है ये, तो ये क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। और अगर ऐसे मैंने 2 बना दिए या 3 बना दिए या 1 से ज़्यादा बना दिए, तो ये बैटरी कहलाएगी। ठीक है, जब बहुत सारे सेल्स को जोड़ दिया जाता है तो वो बैटरी कहलाती है। एग्जामिनर जब भी आए आपसे पूछे सेल और बैटरी क्या होता है, तो केवल अगर हमने ये एक लाइन बनाई है तो ये बैटरी सेल है, और जब मैंने ऐसे कॉम्बिनेशन बना दिए हैं तो ये बैटरी बन जाएगी। ठीक है, अभी हमारे सर्किट में क्या है, बैटरी है। ठीक है, तभी क्या हुआ हमारे पास, क्योंकि हमें फॉरवर्ड बायस में जोड़ना है, तो फॉरवर्ड बायस में हमें क्या करना है, जो नेगेटिव है उसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ना है, और जो पी रीजन है उसको हमें बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना है। अब ऐसा करने से क्या होगा, एन में क्या थे, मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स थे, और पी में क्या थे, होल्स थे। होल्स पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, नेगेटिव। तो जो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है वो यहाँ पे होल्स पर रिपल्सिव फोर्स डालेगा, प्रतिकर्षण बल डालेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, होल्स में भी पॉजिटिव है, तो ये जो होल्स के पॉजिटिव पी के जो पॉजिटिव होल्स हैं उन पे ये बैटरी एक प्रतिकर्षण बल डालेगा, जिस कारण से ये होल जंक्शन की तरफ जाने लग जाएंगे इस तरह से। ठीक है, और एन में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्सिव फोर्स डालेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी जंक्शन की तरफ जाने लग जाएंगे। होल्स भी जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो इस कारण से जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो कम होती जाती है। अब विड्थ कम होने का मतलब ये नहीं है कि चौड़ाई कम हो रही है, ये एक लैंग्वेज है, बोलने का तरीका है। बेसिकली चौड़ाई कम होने का मतलब ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों के विभव का जो अंतर है वो कम हो रहा है। जैसे मान लिया हमारा पहले का जो बैरियर पोटेंशियल था वो 10 वोल्ट के करीब था, एक एग्जाम्पल है, चलो और कम कर देते हैं इसको, अपन 10 नहीं करते हैं, इसको 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेते हैं। ठीक है, जो हमारा बैरियर पोटेंशियल बन गया था डिप्लीशन लेयर बनने के कारण वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब मेरा जो फॉरवर्ड वोल्टेज लगाया गया है ये VF है, फॉरवर्ड वोल्टेज है, तो फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू जब तक 0.7 के बराबर ना हो जाए तब तक कैरियर का फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हम इस पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे, VF को बढ़ाते जाएंगे, VB का मान क्या होता जाएगा, VB का मान तो चेंज नहीं होगा ना, VB तो कांस्टेंट है, 0.7 ही रहेगा, लेकिन जो ये VF और VB का डिफरेंस है ये कम होता जाएगा। मान लिया पहले मैंने VF 0 लगाया, तो VF 0 था तो VB मेरा -0.7 रहा, जो कैरियर का फ्लो नहीं होने दे रहा है। अब मैंने VF बढ़ा दिया, VF को मैंने कितना कर दिया, 0.3 कर दिया, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया, तो अब डिफरेंस क्या हो गया, पहले -0.7 था, अब -0.4 रह गया। और ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे VF को, तो जो डिफरेंस है VF और VB का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। ये जो डिफरेंस कम हो रहा है इसको ही हम लैंग्वेज में कह रहे हैं कि डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम हो रही है। ठीक है,
जैसे जैसे हमारा वीएफ बढ़ता जाएगा, डिफरेंस कम होता जाएगा, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम होती जाएगी और हमारा एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वीएफ वीबी के इक्वल हो जाएगा या वीएफ वीबी से ग्रेटर हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा तो अब हमारे लिए ये दीवार का कोई रोल नहीं रहेगा, कैरियर्स आराम से फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे। और जब कैरियर फ्लो होना स्टार्ट करते हैं तो हमें सर्किट के अंदर करंट भी मिलने लग जाती है। और जैसे ही वीएफ की वैल्यू वीबी से बड़ी हो जाएगी, अब इस बैरियर का कोई मतलब ही नहीं है, कैरियर बिल्कुल आराम से फ्लो कर रहे हैं, बिना रुकावट के फ्लो कर रहे हैं और ये अब हमारा चालक की तरह काम करने लग जाएगा। तो ये हुई पूरी फॉरवर्ड बायसिंग। इसको अगर अपन ग्राफ पे बताएंगे तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको बताऊंगी फॉरवर्ड और रिवर्स के जब ग्राफ बनाए जाते हैं तो वो किस तरह के होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इनिशियली जब वीएफ की वैल्यू वीबी से कम है, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। जैसे ही वीएफ की वैल्यू वीबी के बराबर हुई, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई और जब वीएफ की वैल्यू वीबी से बड़ी हो जाएगी तो अब आराम से करंट फ्लो कर रही है, वो कंडक्टर की तरह काम कर रही है। ठीक है, ऐसे ही हम रिवर्स बायसिंग का पढ़ते हैं कि रिवर्स बायसिंग क्या होती है। तो रिवर्स बायसिंग में मैंने जैसा आपको कहा, क्या होता है रिवर्स बायसिंग में, हमें डायोड के पी को बना दो यहाँ पे, ये हमारा डायोड है, डायोड के पी को बैटरी के एन से जो पॉजिटिव से जोड़ना है और डायोड का जो एन है उसको बैटरी के क्या करना है, उल्टा करना है ना, पॉजिटिव से जोड़ना है। जो P है उसको हम किससे जोड़ेंगे, बिल्कुल जो हमने फॉरवर्ड बायसिंग में किया था उसका उल्टा करना है। P को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे और N को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जैसा फॉरवर्ड बायसिंग में हुआ जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा पढ़ते हैं इसको, स्लाइड में डायग्राम से समझते हैं इसको और अच्छे से समझ में आएगा। ये है हमारी रिवर्स बायसिंग, पश्च बायसिंग। पश्च बायसिंग में हमने क्या किया, एन को किससे जोड़ा, पॉजिटिव से, और पी को किससे जोड़ा, नेगेटिव से। ठीक है, अपोजिट पोलैरिटी से जोड़ दिया। अब क्या हो गया, ये हमारा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, इस तरह से हमने जोड़ दिया। P को हमने नेगेटिव से जोड़ा, N को हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया, रिवर्स बायसिंग में जोड़ दिया, उल्टा जोड़ दिया। अब उससे क्या होगा, P में जो इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन्स को, पॉजिटिव पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करने लग जाएंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे N के वो इस तरफ मूव करने लग जाएंगे। किस तरफ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और P में जो होल्स हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल उनको अपनी तरफ खींचेगा। तो P भी डिप्लीशन रीजन, पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, फॉरवर्ड में क्या हो रहा था कि जो P के होल थे और जो N के इलेक्ट्रॉन थे वो डिप्लीशन रीजन की तरफ जा रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, डिप्लीशन रीजन से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं तो जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो और चौड़ी होती थी जाएगी। डिप्लीशन लेयर की विड्थ चौड़ी होने का मतलब है VF और VB का जो डिफरेंस है वो और बढ़ता जाएगा। जितना ये बढ़ता जाएगा उतना ही करंट का फ्लो मुश्किल होने लग जाएगा। लेकिन एक सिचुएशन के बाद हमें करंट मिलनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि हमने कहा कि डायोड के अंदर सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर्स नहीं होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स भी होते हैं अल्पसंख्यक आवेशवाहक भी होते हैं। एन टाइप में अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल थे, पी टाइप में अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन थे। अब जो बहुसंख्यक आवेशवाहक है वो तो डिप्लीशन रीजन से दूर जा रहे हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यक है वो डिप्लीशन लेयर की तरफ जा रहे हैं। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जैसे जैसे हम इस पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे, रिवर्स पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे, इस डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इस डिवाइस का ताप बढ़ता जाएगा और ताप बढ़ते बढ़ते एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड है वो सारे एक साथ टूट जाएंगे। और जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो बहुत सारे एक साथ में माइनॉरिटी कैरियर जनरेट होंगे, अल्पसंख्यक आवेशवाहक जनरेट होंगे, जिसको कहा जाता है एवलांच। एक साथ बहुत सारी चीज का बन जाना उसको क्या कहा जाता है, एवलांच कहा जाता है।
एवलांच के कारण जब इतने सारे कैरियर इस जंक्शन को क्रॉस करके जाएंगे तो उस टाइम पे एकदम से सडन डायोड के अंदर बहुत हाई करंट फ्लो करेगी और हाई करंट फ्लो करने के कारण ये डायोड टूट जाएगा, जिसको कहा जाता है ज़ेनर ब्रेकडाउन, ज़ेनर टूटन, हिंदी में कहते हैं ज़ेनर टूटन। माइनॉरिटी कैरियर्स के एक साथ जनरेट होने को एवलांच कहते हैं। बहुत सारे माइनॉरिटी कैरियर के एक साथ जनरेट होने को एवलांच कहते हैं। और इतने सारे माइनॉरिटी कैरियर जब जंक्शन को एक साथ क्रॉस करेंगे तो उस कारण से डायोड टूट जाता है, जिसको ज़ेनर टूटन कहा जाता है, ज़ेनर ब्रेकडाउन कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आया। अब जो हमने अभी पढ़ा है फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, इसके हम करेक्टरिस्टिक कर्व प्रैक्टिकल में आप लोगों ने किया है, पी एन डायोड का फॉरवर्ड एंड रिवर्स करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना। उसमें हमने क्या किया, पी टाइप और एन टाइप को एक बार फॉरवर्ड में जोड़ा, जो हमारा डायोड था उसको हमने फॉरवर्ड में जोड़ा, वी वोल्टेज अप्लाई किया और जो करंट मिली उसको नोट करते गए और उसमें ग्राफ बनाया। फिर एक बार रिवर्स में जोड़ा, वी वोल्टेज हम अप्लाई करते गए और जो करंट मिली उसको नोट करते गए और उसमें ग्राफ बनाया। पी, वी और आई के बीच में जो ग्राफ बनाया जाता है उसको अभिलाक्षणिक वक्र कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहा जाता है। हम वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करके समझते हैं कि डायोड के लिए फॉरवर्ड में कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसा होता है और रिवर्स में कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसा होता है। दोनों को एक साथ ही बनाया जाता है, अलग अलग नहीं बनाया जाता है। ये है हमारा, इसमें ये जो ऊपर वाला है ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, ये नीचे वाला है ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो ये इस तरह से बिहेव करेगा और जब डायोड रिवर्स बायस में है तो इस तरह से बिहेव करेगा। याद करना, मैंने जब फॉरवर्ड बायसिंग बताया था, क्या बताया था, जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनता है वो वी और आई के बीच में बनता है। जो चीज़ हम अप्लाई करते हैं उसको एक्स एक्सिस पे रखा जाता है और जो हमें आउटपुट पे मिलता है उसको वाई एक्सिस पे रखा जाता है। तो एक्स एक्सिस पे हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई करने के साथ हमें करंट कैसे मिल रही है तो वो हमारी वाई एक्सिस पर है। फॉरवर्ड बायसिंग में जो हमें करंट मिलती है वो मिली एम्पियर के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, जब फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ी थी तो मैंने क्या कहा था, इनिशियली हमारा वोल्टेज बढ़ता जाएगा लेकिन हमें करंट नहीं मिलेगी क्योंकि बैरियर पोटेंशियल कैरियर का फ्लो होने नहीं देगा। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर जब VF VB के बराबर हो जाएगा तो करंट का फ्लो होना शुरू होगा। ये वही सिचुएशन है जब करंट का फ्लो होना शुरू हो रहा है, इसको नी वोल्टेज कहा जाता है। इंग्लिश में लिखना पड़ेगा ये आपको, नी वोल्टेज। ठीक है, और इसके बाद जब VF VB से बड़ा हो जाता है तो अब ये चालक की तरह व्यवहार करना लग जाएगा। धारा बिल्कुल किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा ये। ठीक है, तो ये वोल्टेज जहां से धारा बढ़नी शुरू होती है इसको कहा जाता है नी वोल्टेज। ठीक है, इससे पहले इस वाले रीजन में यहां से यहां तक में हमारा VF लेस देन VB था और इस वाले रीजन में हमारा जो VF है वो ग्रेटर देन VB हो जाएगा। ठीक है, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक हुआ। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में क्या किया हमने, रिवर्स में जोड़ा, जो हमारा वोल्टेज है वो भी रिवर्स में होगा और जो हमें करंट मिलेगी वो भी रिवर्स में मिलेगी। तो हमने क्या कहा कि रिवर्स वोल्टेज, जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं तो जो बहुसंख्यक आवेश वाहक थे वो डिप्लीशन रीजन से दूर जा रहे थे। ठीक है, तो जिस कारण से हमें कोई करंट नहीं मिल रही थी लेकिन कुछ अल्पसंख्यक आवेश वाहक थे जो जंक्शन को क्रॉस कर रहे थे, इसलिए बहुत स्लाइट सी करंट मिलेगी, ये बिल्कुल स्लाइट सी करंट मिलेगी। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण बहुत सारे बॉन्ड एक साथ टूटेंगे, एवलांच होगा और वो सारे कैरियर जब जंक्शन से क्रॉस करेंगे तो हाई करंट फ्लो होगी। ये वही सिचुएशन है। इस करंट को लीकेज करंट कहा जाता है और ये वोल्टेज जहां पर हमारा जस्ट एकदम से हाई वोल्टेज मिली है इसको रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। पश्च ब्रेकडाउन को टूटन वोल्टता कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पश्च टूटन वोल्टता। थोड़े बहुत वर्ड्स इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में थोड़ा याद करना और इजी हो जाता है। और ये जो फिनोमिना है जिसमें हमें सडन करंट मिली है इसको कहा जाता है ज़ेनर ब्रेकडाउन और एवलांच। समझ में आया? प्रैक्टिकल भी हो गया आपका, प्रैक्टिकल का भी रिवीजन हो गया। प्रैक्टिकल है आपके 12th के कोर्स के अंदर, तो ये प्रैक्टिकल का भी रिवीजन हो गया कि प्रैक्टिकल में किस तरह से किया जाता है। ठीक है,
बहुत अच्छे से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। पहले वाले लेक्चर में हमने सेमीकंडक्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, सेमीकंडक्टर के टाइप्स पढ़े, उसकी संरचना पढ़ी। सेकंड वाले लेक्चर में, इस वाले लेक्चर में हमने जो टाइप्स पढ़े उनको जोड़ के किस तरह से संधि बनती है, किस तरह से अवशेष क्षेत्र बनता है, उसके बाद फॉरवर्ड बायसिंग कैसे की जाती है, रिवर्स बायसिंग कैसे की जाती है, उनका कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसा होता है, ये सारा हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमने जो ये पढ़ा इसको यूज़ कहाँ किया जाएगा। तब तक इसका रिवीजन करना है, फर्स्ट लेक्चर का भी रिवीजन करना है, सेकंड लेक्चर का भी रिवीजन करना है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कॉन्सेंट्रेटली वीडियो को देखना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।